दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले ईएलटी ग्रेड परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न आपके आगामी आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ईएलटी ग्रेड परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? आपको बताना है। चना, चावल, जौ या बाजरा? तो सही उत्तर है जौ। दोस्तों वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले जौ जो है ये 8000 बीसी के आसपास ये भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया गया। तो सबसे पहले जौ, उसके बाद गेहूं जो है ये मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज था। अगला प्रश्न है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? तो आसान सा प्रश्न है। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं या उपदेशों को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक हैं इसमें आप जान लीजिए। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम हैं, सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत हैं और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, देखिए जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या हुमायूं? तो जजिया एक कर था, ये किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था आपको बताना है। तो सही उत्तर औरंगजेब के शासनकाल में। दोस्तों अकबर ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की थी, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में पुनः इसे लगा दिया था। अगला प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है सुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, राजा चेत सिंह या राजा महीप नारायण सिंह ने। तो ये प्रश्न अच्छा है। राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों ये विद्रोह 1781 वर्ष याद रखिएगा। राजा चेत सिंह के द्वारा बनारस विद्रोह 1781 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के साथ हुआ था और इसमें वारेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ली थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र और उनका सूची 1 का सूची 2 से जो है ये मिलान करना है। समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाले व्यक्ति, देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल किसके द्वारा किया गया था प्रकाशित? तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा। लीडर जो है ये लीडर पत्र किसके द्वारा? तो लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। 3, 1, 2, 4 ये आप देखिए ऑप्शन सी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। दोस्तों न्यू इंडिया और द कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा और लीडर ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। अगला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से है। आप देखिए कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कहाँ पर? लोक लेखा समिति की रिपोर्ट कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है आपको बताना है।
लोकसभा में, राष्ट्रपति कार्यालय में, वित्त मंत्रालय में या प्रधानमंत्री कार्यालय में? तो सही उत्तर लोकसभा में, ऑप्शन ए। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये लोक व्यय पर नियंत्रण रखने वाली संसदीय समिति है जो लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य यानी कुल 22 सदस्य लोक लेखा समिति में होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय यानी फिस्कल विवादों के निपटारे के लिए प्रमुख एजेंसी कौन सी है? केंद्र और राज्य यानी सेंटर और स्टेट के बीच कोई वित्तीय विवाद है तो उसके निपटारे के लिए कौन सी एजेंसी है? तो सही उत्तर है ये सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे के लिए मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत ये उपर्युक्त मामलों का निपटारा करता है। जबकि जो वित्त आयोग है, आप वित्त आयोग मत करिएगा, वित्त आयोग इसलिए नहीं है क्योंकि वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे के बारे में सिफारिश देता है। वित्त के बंटवारे के बारे में सिफारिश देता है और केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च एजेंसी है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 4 कथन आपके दिए गए हैं, इसके आधार पर आपको बताना है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही है, बिल्कुल सही है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये सही नहीं है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन ये 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था और इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है, सही है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये आपका कथन सही नहीं है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से नहीं बल्कि 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावी हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है? जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसकी यामोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कहाँ कहाँ से गुजरती है आप जान लीजिए। यूपी यानी उत्तर प्रदेश से, एमपी मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र से ये जो है यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से ये गुजरती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस नाम से भी जानी जाती है, अन्य किस नाम से? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर या रेगड़ मिट्टी कहा जाता है। और इसको रेगुर को कपास मिट्टी और चेरनोजम भी कहा जाता है। तो रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी या चेरनोजम, ये काली मिट्टी को इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बेलग्रेड जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। लिस्बन टाइबर ये सही नहीं है। वारसा विस्चुला नदी के किनारे और वाशिंगटन पोटोमैक के किनारे स्थित है। तो लिस्बन जो है दोस्तों ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से नहीं बल्कि टाइबर नदी जो है इटली की राजधानी रोम से गुजरती है। याद रखिएगा, टाइबर इटली की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से नहीं बल्कि इटली की राजधानी रोम से होकर गुजरती है। लिस्बन जो है टागस नदी के किनारे स्थित है। टागस, याद रखिएगा, लिस्बन टागस नदी के किनारे स्थित है और टाइबर नदी के किनारे रोम स्थित है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का उदाहरण है? तेल शोधन, चीनी सॉफ्टवेयर या एल्यूमिनियम,
तो सही उत्तर आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ऑप्शन सी। फुटलूज उद्योग क्या होता है? तो ऐसे उद्योग जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकते हैं। इससे इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसका हिंदी अर्थ होता है स्थान स्वतंत्र उद्योग। स्थान स्वतंत्र उद्योग, इसको फुटलूज उद्योग कहा जाता है, स्थान स्वतंत्र उद्योग। अगला है वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये है बैरोमीटर, ऑप्शन बी। दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और आप जान लीजिए कि बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आना या गिर जाना तूफानी मौसम का संकेतक है। अगला प्रश्न आसान सा है, बिजली के बल्ब का तंतु या फिलामेंट, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग विद्युत बल्बों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और इसकी खोज टारबर्न बर्गमैन ने 1781 में की थी। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। विद्युत बल्ब दीप्ति के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। अगला एक और आसान सा प्रश्न है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स नारंगी कलर का, ऑरेंज कलर का होता है ताकि उसे किसी दुर्घटना के बाद ढूंढने में आसानी हो। ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है जो कि वायुयानों के कॉकपिट में पायलटों की बातचीत को रिकॉर्ड करती है और कुछ अनहोनी घटित होने पर जांचकर्ता इसके माध्यम से निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, आप देखिए कि एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण या बहुलकीकरण? तो सही उत्तर है किण्वन, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। गोबर में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है और इससे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, साइंस से वृद्धावस्था और काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा या विज्ञान को क्या कहा जाता है? वो कौन सा विज्ञान है जो वृद्धावस्था और काल प्रभावन का अध्ययन करता है? तो ये है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी याद रखिएगा, जेरेंटोलॉजी शाखा में वृद्धावस्था और काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, ऑन्कोलॉजी ये कैंसर विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव या वनारोपण? तो पारिस्थितिक संतुलन जो है ये लकड़ी काटना या वनों के काटने से बिगड़ता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि पारिस्थितिक असंतुलन के मूल कारणों में वनोन्मूलन या वनों का कटाव या लकड़ी काटना बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग किसके उत्सर्जन के कारण होता है? तो ऑप्शन है आपके नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, आप जान लीजिए कि वैश्विक ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में जब इसकी सांद्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या जलवाष्प? तो सही उत्तर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी जो गैसें होती हैं उसमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। याद रखिएगा, ये मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जलवाष्प ये सभी ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं।
कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? किसी देश के आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? तो सही उत्तर है, आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद होता है। प्रति व्यक्ति उत्पाद। दोस्तों, प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। अगले प्रश्न पर आते हैं, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? खपत में कमी करना, भविष्य के संसाधन, संसाधन संरक्षण या सतत विकास। तो सही उत्तर सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों, आप जान लीजिए, संसाधनों के उपयोग और भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। संसाधनों के सावधानीपूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीनीकृत होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है, और संसाधनों को भविष्य के लिए संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करना सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर हिंदी में धारणीय विकास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह या अबुल कलाम आजाद। तो सही उत्तर चरण सिंह, ऑप्शन सी। चौधरी चरण सिंह ने नेहरू के सोवियत शैली से आर्थिक विकास का विरोध किया था। चौधरी चरण सिंह का विचार था कि सहकारी फार्म भारत में सफल नहीं हो सकते हैं, इसलिए चौधरी चरण सिंह को भारत में सहकारी कृषि का समर्थक नहीं माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर कानपुर में, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कानपुर में है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत औद्योगिक और मूल अवसंरचना विकास की प्रगति के लिए कार्यरत है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इससे पहले इसका नाम उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम था, अब ये इसका नाम प्राधिकरण हो गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? टेक्सटाइल, सूती वस्त्र, चीनी उद्योग या सीमेंट उद्योग। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा MSME टेक्सटाइल, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, MSME टेक्सटाइल उद्योग उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार देता है। यहाँ का MSME टेक्सटाइल उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रक है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखिए, जब a² + b² = 68, a - b² 36, तो जब आप ये संख्या निकालेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है ये 16 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 498 किस संख्या के 17% से कम है? आपको बताना है। तो 600 का यहाँ पे विकल्प है, 600 × 17%, तो ये हो जाएगा 102। 600 में से 600 - 102 कर देंगे तो 498 हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप विकल्प से सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 4 से 14 सितंबर 2025 के मध्य 22वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजन लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, 22वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025 का आयोजन सितंबर 2025 में लखनऊ में किया गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य पठन संस्कृति को बढ़ावा देना और पाठकों को नई पुस्तकों से जोड़ना है। अगला प्रश्न है, 17वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 3, 4, 5 या 6?
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 4 पदक। ब्राज़ील में आयोजित 17वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप 2025 में भारत ने सांडा स्पर्धाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीते। इनमें 3 रजत पदक अपर्णा दहिया, करीना कौशिक और शिवानी प्रजापति द्वारा, 1 कांस्य पदक सागर दहिया को मिला था। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, अगस्त 2025 में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता था? तो ये राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा हैं। राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में जो है इस प्रतियोगिता का खिताब जीता और इस जीत के साथ वो आगामी 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और ये 74वां मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता जो है ये कहाँ पर, ये थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने LT ग्रेड परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड GS के 30 प्रश्नों के 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षा जो आयोजित होनी है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।